नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं फिजिकल एजुकेशन के लेके आया हूँ उसमें है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। इनमें से 10 से 12 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते ही हैं। जैसे कि आपको पता ही है, उत्तराखंड LT, UP TGT, स्टेट और DSSB के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम, उसमें बहुत ही लाभदायक होंगे। तो इसलिए आपने अपने सेट बहुत अच्छे से करना है, देखना है और समझना है। तो चलो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है मानव शरीर में कितने संस्थान पाए जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है 5, 9, 6, 7, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, यानी जो हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, तो ये जो सारे सिस्टम कितने होते हैं टोटल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। पुरुष जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो पुरुष जनन कोशिका को क्या कहते हैं। देखिए 4 ऑप्शन है, आपने सही क्वेश्चन पे टिक लगाना है। क्या कहते हैं, शुक्राणु। और स्त्री जनन कोशिका को क्या कहा जाता है, अंडाणु। तीसरा क्वेश्चन, एक पीढ़ी के गुणों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसके में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आनुवांशिकी। चौथा क्वेश्चन, अपूर्णता रोग किस कारण से होता है, मतलब जिस वजह से बच्चे का पूरा विकास नहीं हो पाता। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ABCD। सही ऑप्शन टिक करेंगे आप। जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बैलेंस डाइट की कमी की वजह से, यानी प्रोटीन, खनिज आदि की कमी से। पांचवा क्वेश्चन, आनुवांशिक लक्षणों के विकास की विधियों का अध्ययन कहलाया जाता है। जिस तरह से मनुष्य विकसित हुआ है वो किन किन विभिन्न पड़ावों से आया है, उसका जो अध्ययन हम करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, वो हम करते हैं स्वपरिवेशिकी के अंतर्गत। मानव में पाए जाने वाले विकारों की रासायनिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी, जीव रसायन, एंजाइमोलॉजी, एथोलॉजी। जो मतलब हमारे बॉडी के केमिकल्स जो होते हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं वो एंजाइम्स होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंजाइमोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन कहलाता है। उत्तक यानी उत्तकों का अध्ययन, इसको हम इंग्लिश में टिश्यू कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा उत्तकी या फिर हिस्टोलॉजी इंग्लिश में। कोशिका श्वसन में मुक्त ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में कहाँ संचित होती है। तो जो कोशिका, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ATP, DNA, RNA और ADP। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हमें एनर्जी मिलती है मसल्स में जो बनती है कोशिका के थ्रू, वो जो बनती है वो ATP के थ्रू बनती है। तो ATP जो होता है वो कन्वर्ट होता है CP में, यानी क्रिएटिन फॉस्फेट में, फिर ADP में, एडिनो ड्राई फॉस्फेट में। फिर ये प्रोसेस दोबारा से ऐसे ही चलता रहता है और ये ऊर्जा बनती रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह लक्षण जिसके द्वारा जीव बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण कर प्रतिक्रिया करता है कहलाता है। मतलब वो स्टिमुलस जो होती है बॉडी के अंदर, उसको वो हम जिससे ग्रहण करते हैं, मतलब रिएक्शन करते हैं, वो क्या होता है, उसका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उत्तेजनशीलता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, यह क्रिया कहलाती है। तो क्या आंसर होगा जिससे हमें ऑक्सीकरण ऊर्जा प्राप्त होती है, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, श्वसन। निम्नलिखित में से उपचय क्रिया है, उपचय क्रिया क्या है, ये इसका भी राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। गुणसूत्र, कोशिका भित्ति, जीवधर्य। जो जंतु कोशिका होती है आपको पता होना चाहिए, उसमें न्यूक्लियस और सेल वॉल दोनों नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अभाव होता है, ये जो होती है जानवरों की कोशिका होती है। किसका होता है, न्यूक्लियस, केंद्रिका झिल्ली, उपयुक्त, दोनों इनमें से कोई भी नहीं। ना तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, ना ही केंद्रिका झिल्ली होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ABCD, क्या होगा, स्टोरमा में। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, किस में पाई जाती है, बैक्टीरिया में, कवक में, फंगल में, उपयुक्त, दोनों में, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये पाई जाती है बैक्टीरिया और कवक यानी दोनों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन, पॉलीसैकेराइड उदाहरण है। देखो हमारी जो फूड होता है वो 3 भागों में बटा होता है। एक होता है डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में एक अणु होता है, डाइसैकेराइड में 2, और जिसमें बहुत सारे अणु होते हैं उसको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। तो पॉलीसैकेराइड का जो इनमें से क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज जो है
वो राइट हो जाएगा। कोशिका के केंद्रक में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? जो सेल्स होता है कोशिका का, उसमें जो प्रोटीन होता है वो कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 85%। गुणसूत्रों की रचना में सहायक होते हैं, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं उनको बनाता कौन है? डीएनए और प्रोटीन, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट, आरएनए और वसा तथा प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीएनए और प्रोटीन। यही हमारे क्रोमोसोम्स को बनाने में मदद करते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। कोशिका का ऊर्जा गृह कौन होता है? जो कोशिका को ऊर्जा देता है बहुत मात्रा में, या उसको ऊर्जा गृह कहते हैं, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? कोशिका जो होती है उसमें ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य होता है? ल्यूकोप्लास्ट हमारे जो सेल्स के अंदर होता है, ये जितने भी हम और जो भी हम खाते हैं उसको ये इकट्ठा कर लेता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, खाद्य पदार्थों का संचय। जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और डी, इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य, जिससे मनुष्य जन्म लेता है। राइबोसोम का कार्य होता है वृद्धि, श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण। देखिए आप जानते हैं राइबोसोम जो होते हैं आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड की तरह होते हैं, आरएनए होते हैं। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का ही बना होता है और इसका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, इकट्ठा करना। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना, और ये किस में मदद करता है? देखिए श्वसन, वृद्धि, चलन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा चलन, क्योंकि यहाँ से ही ऊर्जा मिल के हर तरफ जाती है। कोशिका में ऊर्जा का स्रोत होता है, ये अभी पीछे हमने पढ़ा था। कोशिका में जो ऊर्जा आती है वो कहाँ से आती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एटीपी। जैसे आपको पता है एडिनो ट्राई फास्फेट, फिर सीपी में कन्वर्ट होती है क्रिएटिन फास्फेट, फिर एडीपी में, एडीपी एडिनो ड्राई फास्फेट, और ये जो क्रम होता है ये वापस चलता रहता है। शर्करा का श्वसन गुणांक कितना होता है? जो शर्करा का श्वसन गुणांक होता है वो कितना होता है? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन डी। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण करने बनने वाले एटीपी के अणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है? 38 होती है। ऑक्सीश्वसन में निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा होती है, जब हम एक बार ऑक्सीश्वसन कर लेते हैं तो उसमें हमारी कितनी ऊर्जा निकल जाती है? 21 कैलोरी, 456, 270 और 673। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 673। ऑक्सीश्वसन में क्या बनता है? जब हम श्वसन प्रक्रिया हमारी चलती है तो उसमें क्या बनता है? एथिलीन ग्लूकोज, एथिल एल्कोहल और ग्लिसरॉल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एथिल एल्कोहल। डीएनए तथा आरएनए में मुख्य अंतर पाया जाता है। पिरिमिडीन में केवल शर्करा के प्रकार में, शर्करा और पिरिमिडीन दोनों में, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अनुवांशिक सूचना का वाहक है, जो हमारे डीएनए होता है वो आपको पता ही है, हमारे जीन से लेके जो हमारी पीढ़ियाँ बनती है वो डीएनए से ही बनती है। तो हमारी जो सूचना का वाहक होता है, कई लोग इसमें आंसर कर देंगे डीएनए, बट डीएनए राइट आंसर नहीं है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा एमआरएनए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक टैक्फेट कौन प्रदान करता है? एमआरएनए, डीएनए, आरएनए और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा एमआरएनए, यानी ए। 32वां क्वेश्चन। प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर कौन लाता है? जब हम प्रोटीन संश्लेषण हो जाता है उसको अमीनो अम्ल पर कौन लेके आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टीआरएनए लेके आता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर होता है। देखो आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा यूरेसिल। जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है। जो भी जीव जन्म लेते हैं उनमें जो भी उनकी जो समानताएं होती हैं, जो उनकी संख्या होती है वो बनी रहती हैं, एक जैसी बनी रहती हैं। किस वजह से? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, जो कि मेल और फीमेल के गैम्बेट की वजह से, मतलब XX और XY के जो होते हैं दोनों के आधे आधे जो सूत्र होते हैं उसकी वजह से। सग युग्मक कहते हैं, यानी किसी को कहते हैं चर युग्मक के निर्माण को, मादा युग्मक के निर्माण को, नर और मादा के युग्मक के मिलने को, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको पता ही इजी क्वेश्चन है सी, नर तथा मादा के युग्मक को मिलने, यानी जब हम मेल के जो XY और फीमेल के XX जब ये मिलते हैं तब जाके इसके मिलन को हम सगयुग्मक कहते हैं।
निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में विभाजन संभव नहीं होता? युकृत कोशिका में, अरेखित पेशी कोशिका में, लाल रुधिर में, बी और सी दोनों में। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा आरबीसी होता है यानी हमारा रेड ब्लड सेल होता है, इसमें विभाजन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कोशिका की वृद्धि मुख्यतः किस अवधि में होती है? कोशिका की जो वृद्धि होती है वो होती है क्योंकि इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए यानी जीवन अवधि में। जीवन जनन कोशिका में कोशिका विभाजन कैसा होता है? जो कि जिससे बच्चा जन्म लेता है वो उसमें कैसा होता है आपको पता होना चाहिए। ना समसूत्री नहीं, सूत्री विभाजन नहीं, जो अर्धसूत्री होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आनुवांशिक एकक जो गुणसूत्रों में पाए जाते हैं को क्या कहते हैं? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कई लोग डीएनए बता रहे हैं पर डीएनए इसका राइट आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा एकक जो होते हैं वो आरएनए में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? आपको पता होता है कि भाई 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम, 23 जोड़े यानी 23 दूनी 46 होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितने हो गए? 46 हो गए। आनुवंशिकी के जनक है, जिसने सबसे पहले आनुवंशिकी के ऊपर खोज करी थी वो कौन है? मेंडल है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विनिमय के कारण जन्मजात गुणसूत्रों के क्रोमेटेड पुनर्संयोजन किसमें होता है? ए डिप्लोन में, पेचिटिन में, जाइगोटिन में और लेप्टोलिन में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी जाइगोटिन में। जब 21 जोड़ी गुणसूत्रों में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाएं तो कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। तो कौन सा लक्षण विकसित होता है? वैसे तो 46 होते हैं गुणसूत्र पर, जब 46 की जगह 47 हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं डाउन लक्षण। ठीक है, डाउन सिंड्रोम इसको कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। और डाउन लक्षण में क्या होगा? बच्चा जो है एबनॉर्मल पैदा होता है। गुणसूत्रों का वह भाग जिसमें उत्परिवर्तन हो सके उसे कहते हैं सिस्टोन, रिकॉन, जीनोम, न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। डीएनए का वह भाग जो जैविक कार्य का निर्धारण कर सके उसको कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी में से सिस्ट्रॉन। अंतः केंद्रीय गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की स्थिति कैसी होती है? ये कहाँ पर होता है? गुणसूत्र के मध्य पर होता है, गुणसूत्र के एक छोर पर होता है, गुणसूत्र के एक छोर के निकट होता है और बी और सी दोनों पर होता है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी गुणसूत्र के एक छोर पर। बी इसका राइट आंसर है। गुणसूत्रों में पाया जाता है, जो गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में कौन डीएनए अणु में नहीं पाया जाता? एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और थाइमिन। देखिए डीएनए अणु में एडेनिन भी पाया जाता है, ग्वानिन भी पाया जाता है, थाइमिन भी पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? यूरेसिल नहीं पाया जाता, यानी सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग सहलग्न रोग है जिससे जो कि जन्मजात होता है? तो इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वर्णांधता, जिसमें देखने में दिक्कत आती है बच्चे को कि वो एक जैसे रंग नहीं देख पाता, उसको अलग अलग रंग दिखते हैं, भेद नहीं कर पाता रंगों में। पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, आपको पता है पुरुषों के जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई, और स्त्री के गुणसूत्र होते हैं एक्स और एक्स। तो पुरुषों में जो गुणसूत्र की जो संख्या होगी वो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? पुरुषों के जो गुणसूत्र हो गए 46 XY। कई इसका राइट आंसर कई 44 XY इसका राइट आंसर, ए इसका सही रहेगा 44 XY। निम्नलिखित में से रक्त वाला व्यक्ति सर्वग्राही होता है, जो सबको ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर, वो कौन सा है? आपको पता ही है, हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं ओ को। ओ जिसका ओ पॉजिटिव रक्त है वो किसी को भी दे सकता है। ओ रक्त वर्ग का व्यक्ति रक्त ले सकता है, ए बी इनमें से कोई नहीं। ओ जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसको सिर्फ ओ से ही वो ले पाएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। ए प्रतिजीन यानी ए एंटीजीन और बी प्रतिरक्षी युक्त रक्त किस रक्त वर्ग का होता है? तो जो ए एंटीजन होगा और बी उसमें जो एंटीबॉडी होगा वो कौन सा होगा? वो डी आंसर आएगा इसका, ए ब्लड ग्रुप का। रक्त को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं तो वो ताकि सुरक्षित रहे उसमें एक केमिकल मिलाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? इसमें पूछा गया ए बी सी डी 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो चुनिए राइट आंसर। जो इसका राइट आंसर है वो है बी सोडियम साइट्रेट। रक्त बैंकों में रक्त को कितने तापमान पर
रखा जाता है। तो जो हम उसको बैंक में जब रखते हैं तो कौन सा इसका तापमान जो होता है, क्या किस में रखा जाता है, इसको 40 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु संलग्न लक्षण है? गंजापन, हाइपर ट्राइकोसिस, हीमोफीलिया और त्रुटिपूर्ण दंत विन्यास। ये भी गलत है। हीमोफीलिया तो काटने पर होता है मच्छर के, और इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हाइपर ट्राइकोसिस, ठीक है, जो वायु संलग्न रोग है, यानी जो युग्मक के मिलने की वजह से होता है। रंजकहीनता निम्नलिखित में किसका संश्लेषण नहीं होता है? मेलिनिंगा, टामरोसिन, एलेप्टोन और हीमोग्लोबिन। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। मनुष्य के वातावरण में मनुष्य के वातावरण को उन्नत करके मानव जाति को सुधारना कहलाता है यूफेनिक्स, यूजेनिक्स और यूमेनिक्स और यूथेनिक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आदि बादल में कौन सी गैस नहीं थी? जब ये पृथ्वी बनी तो कौन सी गैस नहीं थी? आपको पता है उस समय स्टार्टिंग में इसमें जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो राइट आंसर होगा उस समय हाइड्रोजन, मीथेन, सब चीज़ में ऑक्सीजन नहीं थी। प्रोटीन के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? ग्लूकोज के अणु जब प्रोटीन बनता है, ठीक है, या फिर वसी अम्ल के अणु, अमीनो अम्ल के अणु, इनमें से कोई भी नहीं। जो प्रोटीन का निर्माण होगा वो किससे होगा? अमीनो अम्ल के अणुओं से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। विषाणु यानी वायरस किसके बने होते हैं? वायरस जो होते हैं आपको पता है, वायरस हमेशा प्रोटीन से बनकर मिलता है, न्यूक्लिक प्रोटीन दोनों से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, न्यूक्लिक यो प्रोटीन से। अवशेषी अंग जिसका बॉडी में कोई काम नहीं है, उंगलियों का काम होता है, नाक का काम है, क्या होता है वो होता है अपेंडिक्स, जिसको डॉक्टर काट के फेंक देते हैं जब वो पेट में बढ़ जाता है। इसका कोई कार्य बॉडी में होता नहीं है। अस्थियां निम्नलिखित में किस पदार्थ की बनी होती है? जो हड्डियां होती हैं किस पदार्थ की बनी होती है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए, मैग्नीशियम भी होता है उसमें, कैल्शियम भी होता है, फ्लोराइड भी होता है, फॉस्फेट भी होता है। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी डी आंसर इसका करेक्ट होगा कि अस्थियां इन सभी से मिलकर बनी होती है। चपटी अस्थियों द्वारा बनी संरचना है तो कौन सी है? देखिए, सबसे चौड़ी अस्थि जो होती है बॉडी के अंदर वो होती है हमारी खोपड़ी की होती है, और ये चपटी अस्थि से बनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। मेरुदंड की संरचना होती है, जो हमारी जो स्पाइन होती है वो कैसी बनी होती है? चपटी अस्थियों से नहीं, किलाकार अस्थियों से नहीं, लंबी अस्थियों से। जो वो ये होती है इनरेगुलर जो बोन्स होती है हमारी वैसी होती है, इनका कोई आकार नहीं होता। माथे का ऊपरी भाग बनाने वाली अस्थियों की संख्या होती है। जो माथे का ऊपरी भाग जो बनाती है, जो सबसे एक ही बोन होती है जो माथे का जो होता है, ठीक है, फ्रंटल बोन जिसको हम कहते हैं। दाईं तथा बाईं कनपट्टी का निर्माण करने वाली अस्थियां हैं, कौन सी हैं? पेरिटियल, ये 2 होती हैं जो कनपट्टी के ऊपर होती हैं। ऑसिपिटल बोन द्वारा निम्नलिखित संरचना का निर्माण होता है। सिर के मध्य का, सिर के पिछले भाग का और जबड़े का। सिर का जो पिछला भाग होता है वो ऑसिपिटल बोन से बना होता है। अगला क्वेश्चन, निचले जबड़े का निर्माण करने वाली अस्थियां हैं। जो ऊपरी जबड़ा होता है आपको पता होना चाहिए सुपीरियर मैक्सिलरी से बना होता है। जो निचला होता है वो होता है इन्फीरियर मैक्सिलरी से बना होता है। नासास्थि की अस्थियां कहलाती हैं। ये कहाँ की होती हैं? ये नाक की हड्डियाँ होती हैं। लैक्रियम बोल्ट के द्वारा निर्माण होता है, किसका होता है? ए बी सी 4 ऑप्शन है। ये जो आँखों के पास जो पुतलियों की वो हड्डियाँ होती हैं, ये इसका निर्माण करती है लैक्रियम बोन। मानव की रीढ़ का निर्माण कितनी केशिकाओं से होता है? इसमें जो 4 ऑप्शन है ये आपको पता होना चाहिए, 33। इसमें मैं बना देता हूँ। इस तरह से आप देखिए, स्पाइन होती है इंसान की, और जो सबसे ऊपर जो ये पार्ट होता है ये सर्वाइकल का होता है। इसमें 7 हड्डियाँ होती हैं, सर्वाइकल होती हैं 7। फिर उसके बाद जो वक्स यानी हमारी गर्दन से नीचे जो छाती तक की जो होती हैं ये होती हैं 12। फिर इसके नीचे जो हमारा लंबर क्षेत्र आ जाता है, लंबर, इसमें होती है 5। लंबर के बाद जो हमारा आता है, लंबर के बाद नीचे आता है सैक्रल, ये भी होती है 5। फिर जो पूंछ वाला हिस्सा बच जाता है इसमें होती हैं 4, इसको कोकेक्स कहते हैं। अब इसमें देखो मानव शरीर का निर्माण कितनी उससे हुआ है? इसमें जो राइट आंसर होगा 33। और केसुरु के दंड को कितने भागों में बांटा गया? इसको हमने 5 भागों में बांटा, जैसे आपको मैंने देखा 1 2 3 4 5। और कंधे के ऊपर की जो होती है उसको हम सर्वाइकल कहते हैं, कितनी होती है? 7 होती हैं। वक्स केशिकाएं जो थोरिक्स जिसको हम कहते हैं वो कितनी होती हैं? ये बताया मैंने आपको, 12 होती हैं। कटी की जो होती है यानी लंबर की होती है वो कितनी होती हैं? 5 होती हैं। सैक्रल का जो निर्माण होता है वो कितनी होती है? वो भी 5 होती हैं। और कोकेक्स जो सबसे पूंछ वाला हिस्सा होता है वो कितनी होती हैं? वो 4 होती हैं।
रिब्स यानी हमारी बॉडी में रिब्स की संख्या कितनी होती है। तो अगर जोड़े में ये क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, 12 जोड़े होते हैं, 12 दूनी 24, यानी 24 इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मानव की अस्थियाँ कितने प्रकार के जोड़ों द्वारा बनी होती है। इसका जो ऑप्शन है इसमें A B C D, तो मानव की हड्डियाँ जो बनी होती है 3 प्रकार के जोड़ों से बनी होती है। एक जो होता है हमारा अचल जोड़ होता है जिसको हम इमूवेबल कहते हैं, दूसरा होता है अर्धचल जिसको हम मूवेबल कहते हैं, और जो तीसरा होता है हमारा सचल जिसको हम मूवेबल कहते हैं। अर्धचल होता है स्लाइटली मूवेबल। तो इमूवेबल जो होता है जैसे हमारा जिसमें मूवमेंट ही ना हो, जैसे हमारे सिर की खोपड़ी की हड्डी हो गई। अर्धचल जिसमें थोड़ी सी मूवमेंट हो, जैसे हमारी जबड़ा हो गया और हमारी कमर हो गई। सचल हो गया जो इसमें पूरी तरह से मूवमेंट हो, जैसे बाल एंड सॉकेट जॉइंट हो गए, ठीक है, जिसमें सारी मूवमेंट हो। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अचल अस्थियाँ जिसमें मूवमेंट ना हो कहाँ पाई जाती हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको अभी बताया मैंने, सिर के जोड़ में। टीबी और फीबियस संधियों के जो जोड़ होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़ी बहुत मूवमेंट करते हैं, ये कैसे होंगे, अर्धचल। चल संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, इसमें 4 ऑप्शन है, 3, 2, 4 और 6, यानी 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, मूवेबल जैसे बाल एंड सॉकेट जॉइंट कंधे का जोड़, पिवट जॉइंट गर्दन का जोड़, और हिंग जॉइंट यानी हमारे इसका हिंग जॉइंट जो हमारे एल्बो का जॉइंट हो गया, नी का जॉइंट हो गया, सैडल जॉइंट यानी हमारा अंगूठा हो गया, ठीक है, और ग्लाइडिंग जॉइंट हमारी जो कलाई हो गई, और टार्सल, और इसके अलावा जो हो गया हमारा कार्पल और टार्सल का जो हिस्सा होता है टार्सल जॉइंट, यानी ये 6 प्रकार का होता है। फिसलने वाली संधियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट ही होती है कलाई में। हिंग जॉइंट पाया जाता है, हिंग जॉइंट कहाँ पर होता है, हमारी उंगलियाँ, घुटने, कोहनी तीनों जगह होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। पिवट जॉइंट जो होता है जिसमें एक धुरी में घूमते हो कहाँ पर होता है, एटलस और एक्सिस, ये ऊपर सबसे ऊपर होता है, हमारी नेक पर होता है एटलस और एक्सिस, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्वेक्स और कॉन्वेक अस्थियों के जोड़ को हम कहते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, कॉन्डिलॉइड जोड़। कार्पल तथा मेटाकार्पल किस जोड़ से बने होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सैडल जॉइंट। मानव जीवन का निर्माण कितनी कोशिकाओं से होता है, तो मानव जीवन का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, निषेचित डिंब से ही होता है। शरीर में कितने जोड़ होते हैं, ये सभी को पता है कितने होते हैं, 206। मानव शरीर में पेशियां जो होती हैं कितनी होती हैं, देखिए कहीं पर 450 भी आता है, 450 से अधिक होती हैं, तो यहाँ पर हम 560 इसको राइट मानेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर के भार में कितनी प्रतिशत पेशियाँ होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45%। पेशियों के कितने भाग में जल होता है, 4 में से 3/4 भाग में जल होता है। पेशी उत्तक कितने होते हैं, जो मस्क, यहाँ पर सिर्फ पेशी उत्तक पूछ रहा है तो इसका राइट हो जाएगा 2। अगर पूछता उत्तक यानी टिश्यू कितने होते हैं तो 4 होते हैं। कौन कौन से होता है, एक होता है एपिथियल उत्तक यानी एपिथियल टिश्यू, और मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। जिन पेशियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, आपको पता ही होना चाहिए, अनैच्छिक। वे पेशियाँ जो कार्य करते हुए नहीं थकती उन्हें हम कहते हैं ऐच्छिक, अनैच्छिक। कौन सी पेशियाँ जो हमेशा काम करती है, हमारी हृदय पेशियाँ जो थकती ही नहीं, दिन रात हार्ट बीट हमारी चलती रहती है। जो पेशियाँ शक्तिशाली सिकुड़ाव पैदा करती हैं उनमें तंतु पाए जाते हैं। कौन से कितने पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं उनके अंदर। जब कोई मांसपेशी बिना आराम के सिकुड़ जाती है उसको हम कहते हैं टेटनस अगोनिस्ट ट्रिपी। जिस मांसपेशी के द्वारा दूसरी मांसपेशी की हरकत रोक दी जाती है उसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे, 4 ऑप्शन है इसमें, न्यूट्रलाइज। भाई एक अगर अपने रोक देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, तभी दूसरी जगह मूवमेंट हो पाएगी। लीवर को क्रियाशील करने वाली पेशी है, कौन सी होगी, ट्रिपल एगोनिस्टिक। मांसपेशियों का अध्ययन किस शाखा के अंदर कराया जाता है, मायोलॉजी के अंदर करा जाता है। इसको मामोलॉजी लिखा है, इसको मायोलॉजी मान लेंगे।